अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से हिंदुस्तानी रियासत जूनागढ़ के नवाब जहांगीर खान साहब, हिंदुस्तानी जो तसल्लुत है जूनागढ़ पर, उसके हवाले से इंकशाफात करते हुए नजर आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यूज छाए हुए हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम नवाब जुनैद सलीम उखाड़वी साहब। वैसे तो अक्सर खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के, जी मगर जब आपने अपने प्रोग्राम में बाबरी मस्जिद के इल्हादाम के मुजरमों का कच्चा चट्टा खोला है तो खुद बनफ्स नफीस आपके प्रोग्राम में आने को जी चाहा। वेरी गुड मोहब्बत। दिल तो पहले भी कई दफा करा आपके प्रोग्राम में आने का, मगर आज तो जज्बात से लबरेज होकर खींचा चला आया। नवाब साहब, हमारी भी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम में रौनक अफरोज हों, तो भाई आपने इजहार क्यों नहीं करा? हमारी रसाई नहीं थी आप तक। तो जरा नवाबों से मिलना जरा मुश्किल ही होता है। भाई पहले तो मैं यूँ कहूंगा कि अगर मेरी वजह से देर हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। देखो, ये तो सच है कि नवाब और देसी मुर्गा बड़ा मुश्किल से मिलता है। और उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल था नवाब से मिलना जब हमारे ठाठ बाट पूरे के पूरे नवाबों जैसे हुआ करते थे। ये उस वक्त की बात है जब आतिश जवान हुआ करता था। अब तो मसाइब जमाना और कारगुजारी मरदूद मुराद नरेंद्र मोदी ने मुस्कान और चहचहाट के अस्बात भी छीन लिए। नवाब साहब, ये मोदी तो समझ में आता है, ये आतिश कौन था? बड़ी बात है आपको मोदी समझ आ गया है, वरना हमारे वालिद मोहतरम बताया करते थे कि मोदी की पैदाइश के फौरी बाद तिब्बी अमले से लेकर आज़ाओ अकारब तक इसी तजब्जुब में मुब्तला थे कि समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। बल्कि वो बताते हैं कि एक गालिब शिकन नर्स ने तो बाहर आके उसके वालिद को यहां तक कह दिया, सांप बिच्छू है या बला क्या है, हमसे पूछो ना कुछ हुआ क्या है। अरे वाह 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 वाह, नवाब साहब क्या कह रहे हैं? नवाब साहब, मोदी से इतनी नफरत? बाखुदा ये रंजिश कोई जाती अदावत का शाखसाना नहीं है, ये उसूलों की बुनियाद पर है। वाह। देखे नवाब जुनैद सलीम साहब, जी जी, हमारे दादा जो उस वक्त मेरा जूनागढ़, जी चाहता है बार बार ये मुझे मुखातिब करते जाए। देखिए जब दो नवाब आपस में मिलते हैं तो अदबो आदाब मलहूज खातिर रखने पड़ते हैं। अगर दो नवाबों में ही सिर्फ बात होनी है तो हम फिर चाय पी आते हैं। नहीं, आप बैठिए, आप भी नवाब है, बेशक अपनी झोपड़पट्टी के हैं। तो नवाब साहब ज़हन रहे कि नवाब साहब हस्बे हाल देखते हैं। नवाब साहब बताना अब ये चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, यानी बंटवारा जब हुआ, तो हमारे जो दादा उस वक्त जूनागढ़ के नवाब थे, नवाब मोहब्बत खान जी, जी हमारे दादा थे वो नवाब मोहब्बत खान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान करा। जी। हमारी जो रियासती असम्बली थी उस वक्त, उन्होंने मंजूरी भी दे दी। अच्छा। कायद आज़म भी तशरीफ लाए, मिले भी, उन्होंने मुआहदे में दस्तखत भी कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान ने उधर जबरदस्ती अपनी फौजें तैनात कर दी। ये बाबरी मस्जिद वाला जो इन्होंने जुल्म करा, ये आज नहीं करा, शुरू से इस तरह के मुजालिम ये करते आ रहे हैं। लेकिन नवाब साहब, हम तो सुनते आए हैं कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का जो ऐलान है वो रेफरेंडम के नतीजे में हुआ था। You are right, but you don't know reality. जी देखे बात ये, इल्हाक तो करा जी, मगर वो गन पॉइंट में करा था। हाँ, उस वक्त जबरदस्ती हिंदुस्तानी फौजों ने बंदूकें कनपट्टियों में रख दी, तो वो जबरदस्ती वो इल्हाक करा था, वो कोई खुशी से नहीं करा था। पूरे इलाके को यरगमाल बना लिया था हिंदुस्तान की फौज ने। जी हाँ, आज भी जिस तरह जबरदस्ती हो जो मोदी है, ये जबरदस्ती सारे काम करवा रहा। कश्मीर में भी देखो ना, जबरदस्ती घुसा हुआ। असल में हमारे जो दादा परदादा थे नवाब साहब, उन्होंने ये जूनागढ़ को फलाही रियासत बनाया हुआ था। अरे वाह। तालीम और मेडिकल का सिलसिला सारा फ्री होता था। हाँ, वो प्राइमरी से लेके तो एमए तक तालीम मुफ्त दी जाती। अरे वाह वाह। वो एक बड़ी खूबसूरत रियासत थी और बड़ा अच्छा मुआशरा था सारा। और हम तो चाहते थे कि चूंकि वहां थे भी ज्यादा मुसलमान लोग सारे, तो अब तो चाहते थे पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना। नवाब साहब के जो दादा थे ना जी, नवाब मोहब्बत खान साहब, वो कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते। अरे वाह। बहुत ज्यादा, 800 के लगभग उन्होंने कुत्ते रखे हुए थे। बड़े खूबसूरत कुत्ते थे। उनमें से 150 जो थे
वो बहुत ही उनको अजीज थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी और हमने तो जानवरों से भी प्यार किया। ये जो मोदी है ये तो इंसानों को इंसान नहीं समझता, अब तो जानवरों से भी प्यार करने वाले हैं। वाह वाह वाह। हमने उस वक्त भी प्यार करा जानवरों से और आज भी प्यार करते हैं। ये मोदी को तो हमारे उधर गुजरात का लगड़बग्गा कहते हैं। बल्कि कई लोग तो गुस्से में लगड़बग्गा की बजाय बगड़ लगा कह जाते हैं। ये तो मशहूर है उधर, कसाई मशहूर है, गुजरात का कसाई कहते हैं, गुजरात गुजरात। बल्कि इस तरह का तो जो बेहिस कसाई होता है वो तो बकरा ज़िबा करने लगे तो बकरा खुद खाल उतार के पकड़ाता है, लो भाई ये खाल पकड़ो, हाथ नहीं लगाना, परे हो जाओ। क्या बताऊं आपको नवाब सलीम साहब, ऐसा ये बेहिस आदमी है ये मोदी। इसकी लुगाई बीवी इसकी जिंदा है मगर इसको बूढ़ी लगाती। बल्कि मैंने तो ये सुना कि वो इसकी बीवी जो है वो जब इसके सामने कभी आ जाए तो वो इसको भाईजान कहती है। मेरी तो आप नजर पड़ी है नवाब सलीम साहब, ये मोटा आदमी मुझे दे देना है जाते हुए। अरे हिंदुस्तान जाके मोदी को लबिया डाल के इसको ऊपर बिठाना उसको और आगे इसके रख देना खाना, क्योंकि मैंने सुना है कि जहाँ खाना खाता है ये वही सो जाता है। नवाब साहब आप तो मोदी से बड़े तंग आए हुए हैं। भाई इसका किरदार ही ऐसा है, बल्कि किरदार भी मैं खाली कह रहा हूँ, आप उससे पहले वो 2 हरफी लफ्ज लगा ले वो जो बे से शुरू होता है और बे के बाद शायद दाल लगता है। आपने तो सारा कुछ ही वादे कर दिया। वैसे तो आप उसकी हरकतों ने ही सब कुछ वादे कर दिया हुआ है, जरूरत नहीं है किसी को उसके किरदार के मुतालिक बताने की। आप देखे ना ये आज का नहीं है, ये शुरू से हिंदू ऐसे कर रहा। हमें तो चलो जबरदस्ती मिला लिया साथ। नवाब सलीम साहब कुछ रियासतों को बिल्कुल उस तरह धोखा दिया इस हिंदुस्तान ने जिस तरह एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहने लगा कि फिक्र नहीं करो, मेरा जो वालिद है वो गांव का सबसे बड़ा आदमी है। उसने सोचा जो सबसे बड़ा आदमी है वो अच्छा अमीर आदमी होगा, उसने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला उसके वालिद की पकौड़ों की दुकान थी, पकौड़े निकालता था और मशहूर इसलिए था कि हाथ से ही निकालता है। वो जब लड़की ने देखा कि तुम्हारा वालिद तो पकौड़े निकालता है, कहता हाँ वो ये गांव का सबसे बड़ा आदमी है। उसने कहा बड़ा कैसे है? उसने बताया कि इनकी उम्र 105 साल है, इससे ज्यादा उम्र का पूरे गांव में नहीं है, इसलिए ये पूरे गांव में सबसे बड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह धोखा दिया हिंदुस्तान ने कई रियासतों को, अपने साथ मिला लिया। मोहतरम नवाब साहब, जी हुक्म कीजिए नवाब साहब। सुना आप लोगों ने? मोहतरम नवाब साहब, हुक्म कीजिए ना नवाब साहब। क्या मजा आ रहा है जुनैद साहब। नवाब साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि झांसा देना, डाज देना हिंदुस्तान की पहचान है। आप बजा फरमा रहे हैं नवाब साहब। देखिए बात है, we already knew very much about their all intentions। इसलिए हमने किसी भी मौके को अब जाने नहीं देना। हमने इनको लेके जाना है ख्वाब मुतहदा में। हमने अब हर ऑप्शन मद्देनजर रखनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी आदमी ने किसी से कहा कि मैंने तुम्हारे 64 के 64 दांत तोड़ देने हैं। तो पास एक आदमी खड़ा था, उसने कहा भाई दांत तो 32 होते हैं। तो उसने कहा मुझे पता था कि तुम बीच में बोलोगे, मैंने 32 तुम्हारे भी डाल दिए। तो जुनैद साहब इनके तो हमने 32 दांत तोड़ दिया, अब बीच में कोई बोलेगा तो हमने उसके 32 भी पहले ही डाल दिए। ये बोल रहा था। नहीं ये तो अच्छा आदमी लगता है। जुनैद साहब मेहरबानी कीजिएगा, जब हम जावेंगे तो इसको हमें दे दीजिएगा। हमारी रियासत में हाथी सारे मर चुके हैं, हम चाहते हैं कि कोई एक हाथी का बच्चा ले जाए, हमारी रियासत जरा दोबारा से नवाबों की रियासत लगनी शुरू हो। नवाब साहब मेरे पे इधर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे तुम पे बैठ के स्कूल जाते हैं, बताओ ना क्या जिम्मेदारी है? दाता साहब सरकार के जितनी लिहाज बढ़ जाती है वो तुम्हें खिलाते हैं। घबराओ नहीं, हमारे साथ चलो, हम तनख्वाह के साथ साथ गन्ने भी खिलाएंगे। बन जा नवाबां दा हाथी बन जा, काम ना काज ते सारा दिन चूपन नूं गन्ने भी लभणगे। तो बाकी आती है जी, ऑफिस जाते हैं। ओ जनाब नवाब सलीम साहब, ये गुलहरी भी हमें दे दीजिएगा।
हमारी रियासत के जो बागात है वहां पे गुलहरियों की रौनक खत्म हो चुकी है। नवाब साहब आप अपना मौकफ बयान करने के लिए आए हैं या अपने जानवर पूरे करने के लिए आए हैं? नवाब साहब मेरी तरफ नहीं देख रहे, मेरा ख्याल इनको शेर नहीं चाहिए। जिंदा शेर चाहिए, शेर का चरखा नहीं चाहिए। नवाब साहब आप बात किधर को ले गए हैं भाई? हमारे यहाँ आने का मकसद असल में तो कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती है, और हम यहाँ पे ये मुतालबा करने के लिए आए हैं कि इक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक, उसके असूलों के मुताबिक कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए। उस तरह ना रेफरेंडम कराए जिस तरह ये रियासत जूनागढ़ में इन्होंने कराया। बंदूक के जोर पे जो रेफरेंडम होता है वो रेफरेंडम नहीं होता, वो रफड़ होता है। और मोदी की ये रफड़ वाली सोच ने भारत को एक मुनाफकाना, दोहरे मायार और बुनियादी हुकूक की पामाली वाला मुल्क बना दिया। इस खत्ते के अंदर आपको जितनी भी बुराई नजर आती है ये इस कमबख्त मोदी की वजह से है, चूंकि मैं समझता हूं ये बुराई का कोल्ड स्टोर है। ये मोदी जो है ये एक शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है। मोदीज़म। जुनैद साहब, इंसानियत के खिलाफ जितने भी यहाँ पे इस खत्ते में दिल सोज वाकयात हो रहे हैं ये मोदीज़म की वजह से हो रहे हैं। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा एक मिनट जरा एक जुगत लगा लें। जी 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 ये मोदी का मुंह ऐसे है जैसे बाड़ों में फंसा हुआ बिल्ला होता है। लीजिए बेटा। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा गोगा जी, आपसे एक सवाल पूछना है आज मैंने। अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दे दिया ना तो आपको नकद 20 अदद बर्गर, अभी 20 अदद, हाँ बर्गर, जहां से कहोगे 20 बर्गर। 20 लौदा की बनना यार शर्म। पहले सवाल तो सुन लेने। सवाल। अच्छा भाईजान, सवाल बड़ा सादा सा है। अच्छा जी, सवाल भावे सादा करे, बर्गर उसने सादा नहीं लेना, वो डबल टिक्की वाला होगा। अच्छा, किसी साथी से आपने मदद नहीं लेनी, वैसे ले भी लो तो कोई मदद करने का नहीं तुम्हारे। यार इस दानिश्वर में कितना तकब्बर है। अल्लाह माफ करे, ये ब्रावो कहना भी ना शुरू कर दे। अच्छा ये बताएं जी गोगा जी, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी फसल काश्त होती है? गंदम। सर हाँ बताएं। आलू। नहीं, कपास। सर मैं एक हद तक आलू दुरुस्त है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसके बाद गालिबन आलू आते हैं। शकरकंद। सबसे ज्यादा दुनिया में चारा काश्त होता है, चारे की फसल काश्त होती है। जितनी किस्म का भी चारा है ना, यार तुम्हारी तो महबूब ग़िज़ा है, तुम्हें फिर नहीं आता। दुनिया भर में 2 अरब टन चारा जो है वो जानवर खाते हैं, 2 अरब टन। तो इसमें से गोगे के हिस्से कितना आता है? 2.25 अरब टन। और जब इतना सा बचता है ना, वो भी ये भैंस तरफ हसरत से देख रहा होता है कि यार ये क्यों खा रही है, मैं भी तो नीली रावी का गोगा हूं। अच्छा मैंने बात आपको ये बतानी है कि जब भी हम पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो हम आम तौर पे मरसिया खानी करते हैं, रोना रोते हैं और कहते हैं कि जी बुरे हाल है। लेकिन चारे की काश्त के हवाले से मेरे पास अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि 15 बरस पहले तक पाकिस्तान चारा इंपोर्ट किया करता था। अच्छा। और अब आलम यह है कि पाकिस्तान पिछले कुछ बरसों से चारे का एक्सपोर्टर मुल्क बन चुका है। और ताजा तरीन रैंकिंग ये है कि पाकिस्तान जो टॉप 10 एक्सपोर्टर है चारे के, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। एक्सपोर्ट क्यों करने लग गया है? साडी भैंसों ने डाइटिंग शुरू कर दी। ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने, तो हमारे यहाँ अपने जानवरों के लिए क्या हमने बंदोबस्त किया, ये इस सवाल का मैं बाद में जवाब देता हूँ। पहले जब हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं ना, पाकिस्तान इस वक्त जनाबे वाला इस साल, रवां साल, ये कोविड के बावजूद, कोरोना के बावजूद $17 करोड़ का चारा दुनिया को एक्सपोर्ट कर चुका है। $17 करोड़ का। और मजीद जब $4 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो अगले 3-4 माह के दौरान है, इसका मतलब है कि पूरे साल की हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो 21-22 करोड़ के लगभग। गाय भैंसों की बात दो है ना। अब ये इस तरफ आते हैं कि हमारे यहाँ ये जो लाइफ स्टॉक का सेक्टर है ये तेजी के साथ फरोग पा रहा है।
जगह जगह आपको नए फार्म्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो फार्मर्स जो हैं वो अपना चारा नहीं उगाते, उनका एतराज ये है कि जितनी भी फसल होती है वो सारी तो एक्सपोर्ट हो जाती है, हाँ जी, अरब मुल्कों के एक्सपोर्ट हो रही है। तो हमारे यहाँ चारा जो है वो महंगा होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये तो एक फितरी अमल है, आप इसका हल एक ही है कि अगर आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दी है तो पाकिस्तान की अपनी जो जरूरियात है उनके लिए मजीद चारा उगाया जाए। हाँ जी। अब चारा एक ऐसी जबरदस्त फसल है जिसके लिए पाकिस्तान पूरे का पूरा खुला पड़ा हुआ है। यानी अगर एक जमीन पे एक चारा ठीक तरह से पैदावार नहीं देता तो आप दूसरी किस्म का चारा उगा लें, वहां पे इस तरह का चारा, यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में 16 अक़साम का चारा उगाया जाता है, 16 अक़साम का। और पाकिस्तान जो 3-4 बड़ी किस्में एक्सपोर्ट कर रहा है उनमें जो सरे फहरिस्त है वो अल्फा, जिसको उर्फ़े आम में गौरी साहब आप लूसन कहते हैं, खाते हैं या नहीं खाते आप लेकिन बहरहाल लूसन जो हमारे यहाँ एक वक्त था कि सिर्फ घोड़े की ग़िज़ा समझा जाता था, अब लोगों को पता चला, बल्कि 2013 तक बिल्कुल पाकिस्तान की पब्लिक को नहीं अंदाजा था कि ये अल्फा या लूसन जो है ये चीज क्या है, ये कितनी महंगी चीज है। ये फिर जूं ये बाहर जाने लगा है, और अच्छा बाहर क्यों जाने लगा ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, और इसमें पाकिस्तान के लिए मजीद कितना पोटेंशियल है ये एक बड़ा दिलचस्प इसका पहलू ये है कि हमें आमतौर पे जब भी हम पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर्स में जिनके साथ हमारा मुकाबला है, हम हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं, हम चाइना का जिक्र करते हैं, लेकिन चारा जो है ना ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और चाइना भी ना होने के बराबर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे पास एक खुला मैदान मौजूद है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चारे का, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान के पास एक वसी मैदान मौजूद है जहां पे पाकिस्तान जो है वो चारा एक्सपोर्ट करके बाआसानी बिल्कुल, मैं ये पूरे तयक्कुन के साथ बात कर रहा हूं कि 4 से 5 अरब डॉलर कमा सकता है, 4 से 5 अरब डॉलर। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ लोगों को ये बताने की जरूरत है कि चारा उगाएं और उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करे कि उसको खुश्क कैसे किया जाता है, उसका साइलेज कैसे बनाया जाता है। 3 शक्लों में चारा बाहर जाता है, एक ताजा चारा बाहर चला जाता है, एक उसको खुश्क किया जाता है, उसकी हे बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड खुश्क चारा, कॉल्ड हे, और एक है साइलेज है, उसमें केमिकल डाल के उसको लंबे अरसे तक के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है, इसमें भूसा भी शामिल है, चरगा बना लिया। तो पाकिस्तान इन 3-4 शक्लों में भूसा भी मुख्तलिफ फसलों का, भूसा का मतलब है जैसे तूड़ी, जो तूड़ी है, फ्रूट नहीं, तूड़ी जो है वो गंदुम का भूसा होता है, इसीलिए इसी तरह चने का भूसा है, मूंगफली का भूसा है, मूंगी का भूसा है। सर वो चारा कोई और होता है जो बंदा कहता है मेरा इसके अलावा चारा नहीं वो चारा और होता है, और मेरा और जो तुम्हारा भाईचारा है वो और चारा है। एक भाईचारा होता है, एक होता है इसके बगैर कोई चारा नहीं, एक बेचारा है, इसका चारा, एक यार खुदा के वास्ते मैं तुम लोगों में कितना कोई पहले चारा तकसीम कर ले फिर इल्म तकसीम कर ले। चारा तकसीम डंगर बिठाए हुए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो ये एक आम काश्तकार के लिए कितनी प्रॉफिटेबल जो है ये फसल है कि आप 1 एकड़ से कमोबेश 25-30 मन अल्फा या रोडस ग्रास, ये 2 आजकल जो है चारे, ये पाकिस्तान से ज्यादा, वैसे बरसीम भी जा रही है और भी 2-3 किस्म के चारे, 4-5-6 किस्म के चारे जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्फा और रोड्स ग्रास ये 2 चारे हैं जो पाकिस्तान से ज्यादातर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये 1 एकड़ में बासानी 25 से 30 मन आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। सिर्फ आपको इसकी हे बनाने का फन आना चाहिए, एक बिल्कुल मामूली सस्ती सी मशीन है, वो आप खरीद लें तो आप 1 एकड़ से 10 लाख रुपए बासानी कमा सकते हैं, बासानी। सर लूसन जो है ये दो जी ने थोड़ा जेलूस उसके मुंह में पानी आ रहा है यार दोस्त। भाईजान ये बात नहीं है, ये एक ही मर्तबा बीजना पड़ता है, फिर बाद में बेशक 8-10 मर्तबा इसकी ये भी देखो ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये साइंसी रिसर्च है जिसने आपको बेहतर से बेहतर ब्रीड उसकी दे दी है। ये एक वक्त था कि आप एक ही दफा काश्त किया करते थे, कटाई हो गई, खत्म हो गया, फिर उसके बाद 2 कट, 3 कट, 4 कट। अब ऐसे भी है कि मतलब आप हर महीने 1.5 महीने बाद उसका एक कट ले लेते हैं, तो 8 से 10 कट लिए जा सकते हैं आप अल्फा लूसन के जी, लूसन बड़ी बात।
ओह गुड गुड, इसीलिए मैंने एक घोड़ा देखा था, वो बड़ा लुडियां डालता जा रहा था। अच्छा, हम एक अपने काश्तकार के साथ जुल्म ये कर रहे हैं कि हम अपने काश्तकार को, अपने फार्मर को एजुकेट नहीं कर पा रहे कि अपने जानवरों को खिलाए क्या। ये एक यहाँ की बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उन्होंने ये WHO के साथ भी काम किया हुआ है और अब वो ऑस्ट्रेलिया में खातून होके वो PhD कर रही हैं। और सबसे ज्यादा गालिबन पाकिस्तान में जिन चंद लोगों ने चारे पे काम किया है, हाँ जी। उनमें डॉक्टर मरियम ज़हूर का नाम शामिल होता है। उन्होंने एक बाकायदा कैंपेन चलाई है पूरे पाकिस्तान में कि खुदा के लिए अपने जानवरों की जान तूड़ी से छुड़वाएं। ये जो हमारे यहाँ एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है ना, तूड़ी 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 और तूड़ी के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जानवरों के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है। देखो, तूड़ी में सिर्फ 2% प्रोटीन होती है, 2.5%, 3% प्रोटीन हो सकती है। अगर आपने उनको सिर्फ, अगर आप कहते हैं कि जनाब गुर्बत है नहीं, तो आप यही चारे को खुश्क करने का या चारे से हे बनाने का फन जो है ना, जो तरीका है, ये अपने काश्तकार को बता दें। आप इसमें तूड़ी में 2 या 3% प्रोटीन होती है, हाँ जी। और लूसन में अल्फा में भला कितनी होती है? 20%। 18 से 20%, 22% तक उसमें प्रोटीन होता है। जी, ये तूड़ी तो बिल्कुल ऐसी है जिस तरह उबले हुए चावल नहीं होते, उनमें से सब कुछ ही निकल जाता है। हाँ, मतलब तो कम मिकदार में तूड़ी डालना भी बास चीजों के लिए जरूरी होता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। लेकिन अगर आप कहें कि हमने अपने जानवर पालने ही तूड़ी पे, तो कुछ अरसे के बाद मतलब आपके जानवर और जो लूसन खाने वाले जानवर हैं, उनमें वही फर्क होगा जो जुल्फी और गोगे थे। क्या बात है गोगा जी, आज तो मसाला च भी खिदमत हो रही है। गोगे तू आज भी ना रजा ना, तो फिर तू कभी नहीं रजना। नाज़रीन, यहाँ में लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी बेटा, बायोलॉजी की क्लास है और हमारा मौजू है। सॉरी सर, हम भूल गए थे। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग मोटू, सर। आप बेटा जरा क्लास से बाहर चले जाए। आपने वादा किया था कि मैं शहद लेके आऊंगा आपके लिए, आपके चचा लेके आए थे कोई। जी सर, वो अगले मंथ आएगा जी। सर, आप हसबे हाल के टीचर हैं, ये जंडियाले बाग वाले के टीचर। अच्छा यार, सीरियस हो। थैंक यू सर। अच्छा, आपको पता है कि इंसानी बाल जो है, ये इंसानी जिस्म में दूसरे नंबर से सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला टिश्यू है। पहले नंबर पे कौन सा होगा बताएं? बताएं। नाखून। नहीं नहीं, आप बताएं। दांत सर, दांत। आपने दांत अंदर करे, फिर मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे हड्डियों का गूदा जो है, ये तेजी के साथ बढ़ता है, और दूसरे नंबर पे बाल बढ़ते हैं। अच्छा, अब बताएं कि इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा तेजी के साथ किस हिस्से के बाल बढ़ते हैं? जी बताएं। सर के सर। नहीं, सबसे ज्यादा तेजी से हमारे चेहरे के बाल बढ़ते हैं। ओ, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। लो, और देखने के बाद क्या कहते हैं ये ना बताएं प्लीज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि कोई और फिक्र आए, फटाफट बंदा आपस में ही चुप रहो बस। अच्छा सर, ये बताएं कि ये अपना जो है बाल, ये सुना है ये बंदा फौत भी हो जाए तो उसके बाद भी कितनी देर बढ़ते रहते हैं? हाँ, ये कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान के बाल और नाखून जो हैं, ये बढ़ते रहते हैं कुछ अरसे तक। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये दोनों चीजें केराटिन से बनती हैं। केराटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हैवानों में ये उसके पाँव के खुर बनते हैं, ज्यादातर पंजे और चोंच और पर बनते हैं। दैट इज कॉल्ड केराटिन, ये सब्सटेंस है। तो दोनों का एक ही है, इसलिए ये बाद में बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सर, आप तो हम सब लोगों को नई दुनिया में ले गए हैं। और पुरानी दुनिया शुक्र अदा कर रही है कि चले गए नई दुनिया में। अब जिस नई दुनिया में गए हैं 10 को दिन बाद वो भी पुरानी पुरानी लगने लग गई। अच्छा जुल्फी बेटा, आप बताएं कि एक इंसानी सर के ऊपर औसतन कितने बाल होते हो? कमर पे हाथ रखो जुल्फी। उसने बोलना है यार, ना किया करो ऐसे। नहीं उठता, नहीं उठता, नहीं। सर 25 से 30 लाख के करीब तो हो। और नहीं बाबा, इतने ज्यादा बाल हो तो बंदे को और क्या चाहिए। सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख बाल होते हैं इंसानी जिस्म पे, और इनमें से एक औसतन जो है अगर देखा जाए, साइंस हमें ये बताती है कि यौमिया 50 से 150 बाल गिरते भी रहते हैं। कुछ कंगे में आ जाते हैं, कुछ साबुन पे लग जाते हैं सर। और ना हो तो बेगम के हाथ में आ जाते हैं।
देखे सर, अभी इसकी उम्र क्या है, बेगम को भी सोच रही है। उसको सोचने दो बेचारे को। सर ये देखें, अभी बेगमों बच्चों में पड़ गए, मेरे कैरियर का मसला है सर। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे चेहरे के बालों की। जी। तो साइंस कहती है कि अगर एक बंदा जो है अपनी सारी जिंदगी शेव ना करे तो उसकी जो दाढ़ी है उसकी जो लंबाई है 30 फुट से ज्यादा हो जाएगी। 30 फुट लंबी दाढ़ी हो जाएगी उसकी, अगर वो सारी जिंदगी शेव ना करे। 30 फुट लंबे। जनाब, अच्छा आप ये सुन के हैरान होंगे कि इंसानी जो बाल हैं ये कितने ताकतवर होते हैं। मतलब यार जी ट्रैक्टर खींच लेते हैं तो इससे ट्रैक्टर ज्यादा। खींच लेते हैं, मतलब रोजाना बीवी उनको खींच दी है तो उनको कुछ नहीं होता। सर आपके पास ये मिसाल भी है, सही कहते हैं। अच्छा, इस हवाले से इंसानी बालों की जो ताकत है, साइंस की जो राय है जी। वो डिवाइडेड है। अच्छा। हाँ, एक यानी साइंसदान अगर ये कहता है कि एक जो इंसानी बाल है वो 100 ग्राम तक का वजन उठा सकता है, लेकिन एक बिल्कुल दूसरी ओपिनियन है, वो कहते हैं कि एक इंसानी बाल जो है वो 6.5 पाउंड तक वजन उठा सकता है। लेकिन कलेक्टिवली इस बारे में दो आरा नहीं है, कलेक्टिवली जितने इंसान के सर पे बाल है अगर वो पूरे हों हाँ तो वो जी। मिल के 2 हाथी खींच सकते हैं। वाह वाह। सर ये जो यहाँ की बीवियां बाल खींचती हैं ना, इसलिए मैंने एमफिल करके ना ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर दी। सर ये तो सारे मजाक में पड़े रहते हैं, आपको तो पता सिर्फ मैं ही सीरियस हूँ। लेकिन ये कितना कुछ सीरियस है कि इतनी रुक गए। अच्छा बेटा, वैसे आप भी मजाक ही किया करें, जब कॉमेडियन सीरियस हो जाता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। सर आपने तो खुद मजाक शुरू कर दिया। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि इंसानी बाल जो है उसकी बढ़ने की रफ्तार क्या होती है? एक अंदाजा ये है कि इंसान के जो सर के बाल हैं वो 0.3 से लेके 0.5 मिलीमीटर यौमिया की रफ्तार से बढ़ते हैं। अच्छा। यानी इस हिसाब से कोई 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर 1 मिलीमीटर बाल बढ़ता है। हाँ। ओ ब्रावो। अच्छा जी, अभी बात कर रहे थे ना बालों की मजबूती की। जी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सर आप भी पढ़ते हैं, आप तो पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ता हूं तो पढ़ाता हूं ना। गुड गुड। एक इंसानी बाल इतना मजबूत होता है जितना अगर इतनी ही मोटाई का कॉपर लिया जाए जी। तो इंसानी बाल कॉपर से ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा। वाह। अच्छा, सबसे दिलचस्प फैक्ट आपको बताऊं कि एक इंसानी बाल की जो औसत उम्र होती है वो हाँ जी। 5 साल के लगभग होती है। 5 साल तक वो कायम रहता है, फिर वो गिर जाता है, उसकी जगह नया बाल आ जाता है। ये एक हेल्दी बालों की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा सर ये चेंज होते रहते हैं बाल? हाँ, यानी बाल और हुकूमत की एक जितनी उम्र होती है। और 2.5 साल ही काट देने बाल। अगर पूरी मुद्दत की जाए, ये यानी हुकूमत की औकात जो है वो बाल बराबर होती है। क्या? तो सारा बड़ा इतराते हैं। तो सर जी ये गोगा जी ने तो सर पे विग पहनी हुई है, इनका तख्ता किसने उल्टाया? अच्छा थैले बेटे, आप एक सवाल का जवाब दें कि औरत के बाल ज्यादा मोटे होते हैं या मर्द के? मर्द के सर। हाँ, मर्द के आमतौर पे ये समझा जाता है कि औरतों के बाल मोटे, हाँ जी, मोटे। लेकिन मर्द के बाल जो है वो खवातीन के निस्बत दुगने मोटे होते हैं, उनका डायमीटर डबल होता है। वाह जी वाह। सर अल्लाह ताला जानते थे ना कि ये औरत ने मर्द के बाल पकड़ने हैं, मर्द ने नहीं औरत के बाल पकड़ने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज हस्बे माजी के हवाले से कुछ पुरानी बातें याद करें। जी जरूर। उसमें मेरे येन में आ रहा था कि ये जो घर की डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं पहले वक्तों में जो हमने देखी हैं, वो जरा आज याद की जाए। हाँ जी। उसमें सबसे पहली बात तो है फर्श। हाँ। कच्चे फर्शों से हमने ईंटों वाले फर्श देखे, फिर ईंटों वाले फर्श से हमने सादे सीमेंट के फर्श सीमेंट के, हाँ जी। देखे। उसके बाद हमने फिर सीमेंट के ऊपर रंगीन सीमेंट का पोचा फिरते हुए देखा। सीमेंट के बीच में कोई रंग रूम डाल लेते थे, सुर्ख रंग या नीला रंग डाल के तो फर्श को नीला या लाल कर लेते थे। और कमरे के दरमियान में उस डिजाइन को एक फूल की शक्ल दे दी जाती थी। हाँ जी हाँ जी, वो कागज का फूल काट के ना जी, तो उसको जी। मैंने देखा हुआ है बचपन में। वो मेरे सामने एक मिस्त्री ने वो डाला हुआ है फूल, वो बड़ा प्यारा, वो कागज का काट के तो उसको रख के पता नहीं उसके ऊपर ऐसे सीमेंट को फेरते थे, फिर वो उठा लेते थे। अच्छा। वो फूल बना हुआ। बना। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चिप्स आ गई। हाँ जी। फिर चिप्स डालनी शुरू हो गए, फिर वो शीशे की पट्टियां बीच में रख के उनको डब्बों में डिजाइनिंग में
भी बदलना शुरू हो गए, मुख्तलिफ रंगों की चिप्स डालना शुरू हो गए। वो करते कराते आहिस्ता आहिस्ता फिर अब टाइलों पे तो चिप्स की रगड़ाई से मलेदार भी तंग होते थे। चिप्स की रगड़ाई पहले हाथों से होती थी, बट्टियों से, फिर मशीनें जब आई तो फिर सारा महल्ला तंग पड़ा होता। कोई अक्का दा रौला पाया इन्होंने की बन गई है, घर बनाउन डे ने की करन डे ने। चिप्स भी नापैद होती जा रही है, बहुत कम नजर आती है। जी अब तो चिप्स जुनैद साहब जिसने डाली हो उसको गरीब समझ, वैसे भी गरीब अमीर की भी बात नहीं है। चिप्स बल्कि मेरा ख्याल है अब महंगी पड़ती है। एक दफा गोगा कहीं घर बन रहा था, 3 घंटे बैठा रहा, अंदर से किसी ने कह रहे थोड़ी देर बाद चिप्स पहनी है, ये समझे पता नहीं खाने वाली चिप्स 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 का तेनू घर जाके माफी मांगनी लो जी। ये तो थी फर्श की दास्तान। जी। उसके बाद मैं आना चाहता हूँ छतों पे। छतें जो है ना वो हमने देखी हुई हैं पहले, बालियों वाली, लकीर और बालों की वो पड़ती थी, उसके ऊपर वो ये चिख सी कानियों की पड़ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उतर गई चिख, फिर उसके ऊपर वो अपना टाइलें शुरू हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोहे की पट्टियां आ गई, वो कहीं कहीं टीआर वगैरह, टीआर वगैरह जिसे कहते हैं। तो वो करते करते लेंटर आ गया। लेंटर भी खैर उस वक्त भी पड़ता था जी। तो अब अपना जो है छत वो भी बिल्कुल बदल गई है। हाँ जी। अच्छा पहले जब लेंटर शुरू हुआ है ना तो जी उसके ऊपर ये रंग रोगन के साथ भी फूल बूटे बनाए। बिल्कुल सही। अब तो ये जो है ये की क्या उसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी जी, उसकी अब डिजाइनिंग ऐसी ऐसी बहुत होती है ज्यादा, कि बंदा हैरान ही हो जाता है। ऐसी ऐसी कमाल। पहले तो सर शीशे की डिजाइनिंग भी लोग करवाते थे टुकड़ी। आपके मुल्तान की तरफ खास तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल, ये जनूबी पंजाब की तरफ वो शीशे की डिजाइनिंगें भी बड़ी हुई हैं। जी। ये जिसमें आईना जिसे कहते हैं, उसकी टुकड़ियां लगा लगा के ना जी, ते मुल्तानी बड़े खुश होंगे सन कि मैं कि नेड़े हो गया। अच्छा फिर ये जो प्लस्तर शलस्तर है ना जी, ये भी बाद की गेम। अच्छा। क्योंकि जब सीमेंट नहीं था ना, हाँ जी। उस वक्त माश की दाल से ईंट लगनी शुरू हुई। माश की दाल से? जी जी, ये जो माश की दाल हम खाते हैं, हाँ जी। इसको रगड़ के इसका लेप बना के ना तो सीमेंट की तरह का, तो उसके साथ ये जितना भी शाही किला, ये चुबुर्जी, ये पुरानी बिल्डिंगें जितनी भी बनी हुई हैं, हाँ 200-300 साल पुरानी, वो सारी माश की दाल से बनी। हाँ हाँ, माश की दाल बड़ी मजबूत चीज होती थी, इसलिए उस वक्त प्लस्तर नहीं था, दाल का प्लस्तर नहीं सी हुंदा, कोई रोटियां लैके साडी बिल्डिंग दे दुआले ही ना हो जाए। यार ये हमारा प्यारा गोगा 22 साल तक शाही किले की दीवारें चाटता रहा इस चक्कर में कि ये दाल से बनी हुई है। क्या करते हो यार, वो ईंटों के बीच में दाल होती है, ऊपर तो होती नहीं, चटनियों ने बेचारे पूछता ये रहा है कि अंदर क्या हुआ है ये नहीं। एक और मजे की बात आपको याद कराऊं जी। यही जो अपना सारा है ना जी, आप ये घर, इसमें जो एक किचन होता है, बावर्ची खाना जिसे कहते हैं, वो बड़ा बदल गया है। वो पहले बर्तन रखने के लिए ना वो शेल्फें बनती थी, अलमारी। हाँ, कई लोगों ने वो लकड़ी की शेल्फें लगवाई होती थी, कई सीमेंटेड लगवाई। अच्छा किचन जो है उसमें बाकी खैर लवाजमात तो फ्रिज की जगह डोली होती थी, ये तो बहुत कुछ है। खुरा जरूर होता था जो अब सिंक में बदल गया। बर्तन धोने के लिए नीचे खुरा बनाया होता था जिसमें बीबियां पहने बैठ के ना जी, चौकी के ऊपर, बीच में कई एंकर भी, तो वो पहले खुरे में बर्तन धोते थे। आप तो चेंज हो गए, स्वाद के साथ हो गया, फिर माशाल्लाह बड़ी लिखी खातून से एंकर की शादी हो गई। ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी अर्ज ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें, क्योंकि अल्लाह पाक को शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।